हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी। तो एक बार फिर से शिवराज यस एकेडमी के द करंट अफेयर शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं कि किस तरीके से बिना हार्ड वर्क के आप कोई भी काम आगे नहीं बढ़ा सकते। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है हार्ड वर्क के साथ साथ विल पावर। ठीक है, विल पावर अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपने दशरथ माझी का नाम तो सुना ही होगा। सिर्फ हम लोगों ने कहानियों में सुना है कि किसी व्यक्ति ने जो है पर्वत काट डाला, उसको काट कर जो है एक रास्ता बना दिया। ये कोई कहानी नहीं है दोस्त, ये असली बात है। दशरथ माझी नामक एक व्यक्ति ने सिर्फ एक दृढ़ इच्छा शक्ति के भरोसे जो है उन्होंने पूरे पहाड़ को काट डाला और उससे रास्ता बनवा दिया बीच में। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? विल पावर। अगर आपके पास विल पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि हम लोग अपने करंट अफेयर्स में क्या क्या आपको प्रोवाइड करते हैं। फ्री पीडीएफ मटेरियल है, द हिंदू वोकैबुलरी है, यूपीएससी प्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, मेंस आंसर राइटिंग मिल जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है डेली न्यूज एनालिसिस, जो कि आपकी विश्लेषण क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाती है। और आज के ज़माने में यूपीएससी जैसे एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो वहाँ पर कम तकरीबन 40 क्वेश्चन जो है, 40% क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर से डायरेक्टली पूछे जाते हैं दोस्त। इनडायरेक्टली की बात करेंगे तो वो क्वेश्चन जो है 60% के ऊपर पहुंच जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन बिना करंट ओरिएंटेशन के होता ही नहीं है। अगर वो जीएस कोर जीएस का भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, जरूर वो कभी ना कभी वो घटना पिछले एक दो डेढ़ सालों के अंदर वो घटी होगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए डेली न्यूज एनालिसिस, खास करके द हिंदू का जो एडिटोरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी समय को गंवाए आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं क्या क्या करना है हमको, क्या पढ़ेंगे। आजकल एक आर्टिकल छप रहा है, बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट। बट दोस्तों, जो कोकोनट होता है ना, कोकोनट, आप इसके बारे में बहुत कम सुनते होंगे, क्योंकि इसका प्रचार बहुत कम होता है। ठीक है, जिस चीज़ का प्रचार नहीं होता उस चीज़ के बारे में जनता जानती ही नहीं है। और इसका फायदा इतना महत्वपूर्ण, इससे इतना फायदा होता है कि अगर आप एनर्जी लेना चाहें तो आपको बहुत बेहतरीन मात्रा में एनर्जी प्रदान करता है। सुबह सुबह अगर आप एक नारियल पानी पी रहे हैं तो आपके चेहरे पर जो फ्रेशनेस आएगी वो बहुत ही अच्छी होगी। और कोकोनट तो एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आपको फैट की भी मात्रा मिल जाएगी, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा। और आजकल इस गर्मी के मौसम में, हीट वेव में, जो है डिहाइड्रेशन का जो खतरा होता है उससे भी कोकोनट हमको बचाता है। बहुत सारे फायदे हैं इसके। हर सुबह अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर एक कोकोनट जो है नारियल पानी जरूर लीजिए। ठीक है, केरला किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बातचीत करेंगे, द आर्ट ऑफ को लिविंग। इसमें हम कुछ नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका अपना एक सिस्टम होता है डॉर्मेट्री का, मतलब छात्रावास का उनका एक प्रणाली है, उसके बारे में समझेंगे। वर्ल्ड फर्स्ट मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी इन उड़ीसा, दुनिया का पहला मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी उड़ीसा में बना, उसके बारे में बातचीत करेंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। द हिंदू में एक आर्टिकल छपा है, उसमें ये लिखा गया द मेनी बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट, मतलब कोकोनट के कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट, तो देखिए पहला क्या है, कोकोनट्स आर हाई इन फाइबर, कंट्रोल डायबिटीज। मतलब अगर आपको डायबिटीज कंट्रोल करनी है तो उसमें बहुत मददगार साबित हो सकता है कोकोनट। ठीक है, कोकोनट है। ठीक है, दूसरा, कोकोनट्स प्रोवाइड इमेंस ब्यूटी बेनिफिट्स। ब्यूटी बेनिफिट्स मतलब अगर आप कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने बोला कि आपका चेहरा जो है, आपका जो फेस है वो बहुत ही फ्रेश नजर आएगा, डल नहीं दिखेगा। ठीक है, चेहरा आपका डल नहीं दिखेगा, बहुत ताजा दिखेगा। ताजा का मतलब फ्रेश जैसे लगता है। ठीक है, और दूसरा, कोकोनट क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में। और कोकोनट ब्यूटीफाई योर हेयर, आपकी जो हेयर ग्रोथ है उसमें भी बहुत बड़ा जो है इम्पोर्टेंट रोल निभाता है जो है कोकोनट। कोकोनट प्रोवाइड एन एनर्जी बूस्ट, अगर आपको एनर्जी की तुरंत आवश्यकता है, जैसे कि स्पोर्ट खेल, आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, अगर आपको उस समय लग रहा है कि आपकी एनर्जी जो है वो लूज हो रही है, लॉस्ट हो रही है, तो उसके लिए अगर आप कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है।
कोकोनट रिड्यूस योर बर्स्ट ऑफ हंगर। अगर आपको बहुत जोरों से भूख लगी है, अगर आप कोकोनट का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी भूख तुरंत शांत करता है, ठीक है, और ऊर्जा भी देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूख ही शांत करता है। कोकोनट ट्रीट एब्डोमिनल फैट्स, मतलब जो आपका पेट पर फैट निकलता है उसके साथ भी ये बहुत ही अच्छा जो है एक काम करता है, आपके फैट को कम करने में बहुत मदद करता है। कोकोनट भी बूस्ट और इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बढ़ाने में भी कोकोनट का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम देख पा रहे हैं कोकोनट जो है वो हर प्रकार से कितना फायदेमंद है। कोकोनट एड ओरल हाइजीन, ये आपकी जो ओरल, आपके मुंह का जो स्वच्छता है उसको भी बनाता है। कोकोनट गिव यू हेल्दी बोन्स एंड टीथ, दांत मजबूत होते हैं और आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। बेनिफिट्स आपको कोकोनट में आप देख सकते हैं। ईट द इनर फ्लेश फॉर, जो उसका इनर फ्लेश होता है उसको किस लिए खाएं? एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज होती है उसमें। हाई डाइटरी फाइबर्स, फाइबर्स उसमें पाए जाते हैं। मोर देन 10 वाइटल विटामिन एंड मिनरल्स, 10 से ज़्यादा वाइटल विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। और इसका जो नारियल पानी है, नारियल पानी पीने से क्या क्या आपको फायदा हो सकता है? हाइड्रेशन थ्रू इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, और जब भी डिहाइड्रेशन की समस्या होती है तो इलेक्ट्रोलाइट का ही यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट जो है आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है और आपको हाइड्रेट रखता है। इस हीट वेव के ज़माने में, इस क्लाइमेटिक चेंज के मौसम में, जहाँ गर्मी कंटिन्यूसली लगातार बढ़ रही है, उससे अगर आपको बचना है तो आप जो है नारियल पानी पी सकते हैं। ओरल हाइजीन, आपके मुंह, आपके मुख की जो स्वच्छता है उसको भी बनाए रखने में बहुत मदद करता है। और हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय हेल्थ आपकी जो है बरकरार रखता है। अब कोकोनट ऑयल यूज करने से क्या फायदा होगा? रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया और वायरस से आपको ये बचाता है, रेजिस्टेंस करता है। हार्ट जो समस्याएं होती हैं, मतलब हृदय से संबंधित जो समस्याएं हैं उनसे बचाता है। और इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो होता है, उपापचय जो शरीर का होता है, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान करता है, ठीक है। अब एक कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि स्टेब्लिश की गई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट कल्टीवेशन एंड इंडस्ट्री विद फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि में। कोच्चि, जो कोच्चि है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, केरला में पड़ता है कोच्चि। और इसकी रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ खुली हैं? चेन्नई में है, गुवाहाटी में है, पटना में है, बेंगलोर में है। यहाँ यहाँ इसकी क्या है? रीजनल ऑफिस खुली हुई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं रैंकिंग इन प्रोडक्शन। अब इंडिया का प्रोडक्शन क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। इंडिया इज द लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा कोकोनट कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? सबसे ज्यादा कोकोनट होता है भारत में। इंडिया इज द लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंपनी, सॉरी प्रोड्यूसिंग कंट्री, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा कोकोनट होता है विद द 30.93 शेयर ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। पूरी दुनिया में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 30.93%, 30.93% प्रोडक्शन अकेले भारत करता है। 30.93% शेयर ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, फॉलोड बाई, इसके बाद कौन करता है? इंडोनेशिया करता है, फिलीपींस करता है। इंडिया रैंक सेकंड इन द टर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखिए, एक होता है प्रोडक्शन एक होता है प्रोडक्शन और एक होता ही है उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, दोनों एक चीज नहीं, दोनों में एक अंतर यह है कि प्रोडक्शन का मतलब तो होता है, जैसे मान लीजिए आप 100 केजी एक सामान पैदा कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्शन। तो हो सकता है आप 100 केजी पैदा कर रहे हैं, दुनिया में नंबर 1 पर हो। और एक होता है कि आप कितना यूनिट एरिया ले रहे हैं किसी चीज को पैदा करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप 100 केजी पैदा करने के लिए 10 हेक्टेयर की भूमि जो है आप ले रहे हैं, ये है। और कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो सिर्फ 3 हेक्टेयर भूमि में, कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो 3 हेक्टेयर भूमि में जो है कितना वो कर दे रहा है? पाँच, पाँच, सॉरी 5 कह रहे हैं, 50 केजी, 50 केजी प्रोडक्शन कर रहा है। तो प्रोडक्टिविटी उस देश की ज्यादा हो गई जो 3 हेक्टेयर में 50 केजी बना रहा है, और आप 100 केजी बना रहे हैं 10 हेक्टेयर में। तो आपका प्रोडक्शन तो ज्यादा हुआ परंतु आपकी प्रोडक्टिविटी कम हुई। मतलब एक एरिया में, एक छोटे से एरिया में, यूनिट एरिया में जो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है उसी की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी।
जैसे इतने एरिया में कोई 10 kg प्रोडक्शन कर रहा है और इतने बड़े एरिया में जो है वो 10 kg 11 kg प्रोडक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी तो 10 kg वाले की हो गई, क्योंकि कम ही एरिया में 10 kg बना रहा है, बहुत ज्यादा बड़ी एरिया में 11 kg बना रहा है। तो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में अंतर होता है कि किस रेट से आप किसी चीज को बना रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे गेहूं क्या है, गेहूं अगर एक बीघा में कोई व्यक्ति 1 बीघा में 1 कुंटल गेहूं पैदा कर रहा है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति एक ही बीघा जमीन में 2 कुंटल पैदा कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा हो गई? प्रोडक्टिविटी 1 बीघा में 2 कुंटल पैदा करने वाले की हो गई। ठीक है, ये बात है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, द ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ कोकोनट इन इंडिया, मतलब भारत में कोकोनट कहाँ किस राज्य में पाया जाता है? तो केरला हो गया, केरला में पाया जाएगा, तमिलनाडु में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मतलब जितने भी समुद्र के किनारे के इलाके हैं। जो भारत का मैप जब आप देखेंगे तो भारत का मैप जो है निचला हिस्सा ऐसे है ना, ऐसे, तो यही पूरे एरिया, जैसे कि आपका ये है केरला। ठीक है, ये केरला का एरिया हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है इधर देखेंगे, ये एरिया जो है इतना, ये है कर्नाटक का। फिर इधर देखेंगे तो इधर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ छोटा सा आपको गोवा मिलेगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आपको गोवा मिल जाएगा। और इस वाले क्षेत्र पे आएंगे तो ये है तमिलनाडु आपका, तमिलनाडु। उसके इधर चलेंगे तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और उसके और ऊपर जाएंगे तो मिलेगा उड़ीसा आपको, उड़ीसा मिल जाएगा। और ऊपर जाएंगे इधर तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो जितने समुद्र के किनारे जितने भी जो है राज्य हैं, सब जो है नारियल पैदा कर रहा है। जैसे कि देखिए, उड़ीसा हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, पौंडीचेरी हुआ, महाराष्ट्र हुआ, आइसलैंड ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। हाउएवर सेवरल स्टेट्स लाइक असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश हैव इमर्ज एज नॉन ट्रेडिशनल एरिया। मतलब ये ऐसे एरियाज नए बनकर उभरे हैं जो नॉन ट्रेडिशनल, मतलब यहाँ पहले नारियल उत्पादन नहीं होता था, अब परंतु अभी हो रहा है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कोकोनट। ठीक है, अब क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं कोकोनट को पैदा करने के लिए? ट्रॉपिकल प्लांट बट हैज बीन फाउंड टू ग्रो अंडर वेरिंग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस। टेम्परेचर कितना होना चाहिए इनको, और रेनफॉल कितना होना चाहिए? द एनुअल टेम्परेचर ऑफ अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रेनफॉल कितना है? 100 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर का रेनफॉल होना चाहिए। ये है नारियल के लिए परफेक्ट सिचुएशन। ठीक है, अब अगले आर्टिकल पर आते हैं। केरला में किडनी से ट्रांसप्लांट से संबंधित बड़ी ही एक गंभीर समस्या, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल क्या बोल रहा है। तो आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? ऑल ओवर द वर्ल्ड किडनी डिजीज एंड किडनी फेल्योर आर मोस्ट प्रिविलेंट इन द पुअर एंड इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज। मतलब जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनमें किडनी फेल्योर और किडनी से संबंधित जो रोग हैं वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं, बहुत तेजी से इनके अंदर ये रोग फैलते हैं। अबाउट 50,000 और मोर पेशेंट्स आर डायलिसिस इन केरला फॉर टर्मिनल किडनी फेल्योर। मतलब केरला के अंदर तकरीबन 50,000 या इससे भी ज़्यादा पेशेंट जो है और डायलिसिस पे हैं, जहाँ पर उनका किडनी फेल्योर हो चुका है, टर्मिनल किडनी फेल्योर। ठीक है, अब केरला गवर्नमेंट The Kerala government does pay a modest amount for each dialysis treatment, but the government does not do much to promote transplantation। मतलब डायलिसिस के लिए तो वो काम कर रही है, परंतु ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रही है, विच इज लेस एक्सपेंसिव इन द लॉन्ग रन देन इन पीपल ऑन डायलिसिस। मतलब लोगों को डायलिसिस पर रखना ये ज्यादा खर्चीला होता है। मतलब अगर लोगों को आप डायलिसिस पर रख रहे हैं, फिल्ट्रेशन पर रख रहे हैं कंटिन्यूसली, उसमें खर्च भी ज्यादा आता है और वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ये सतत करने वाली प्रक्रिया, आपको लगातार ये करना पड़ेगा। लेकिन बजाय इसके अगर आप ट्रांसप्लांटेशन पर ध्यान दें, अगर इसके बजाय आप किडनी ट्रांसप्लांट पर ध्यान दें, तो बहुत लंबे समय तक सक्सेस हो सकता है और उससे कम खर्चीला है। मतलब एक साथ पैसा लगेगा लेकिन उससे खर्चीला कम होगा। तो केरल में ये एक समस्या जो है ये बड़ी गंभीर है। वहां पर डायलिसिस पर सरकार ध्यान तो दे रही है, परंतु ट्रांसप्लांटेशन को प्रमोट नहीं करेगी, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, लेस एक्सपेंसिव इन द लॉन्ग रन। मतलब उस समय लगेगा पैसा ज्यादा लग रहा है,
परंतु जब लंबे वक्त का आप वो देखेंगे, बहुत दूर तक सोचेंगे, तो आपको लगेगा डायलिसिस से तो ज्यादा सस्ता है। ठीक है। A few past irregularities in pronouncement of brain death has adversely affected kidney transplantation in the state। मतलब कि ब्रेन डेथ, कई बार ऐसा होता है किडनी ट्रांसप्लांट जब होती है तो वो हमारा बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अरे, आपका जो शरीर है ना, शरीर की अपनी एक प्रक्रिया है, उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए मान लीजिए हर चीज मिलाने के बाद भी अगर किडनी दूसरे के शरीर की किडनी आपके शरीर में लगी, तो कई बार आपकी जो बॉडी है ना उस किडनी को एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, उसको क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। और जब रिजेक्ट कर देती है तो परिणाम स्वरूप ब्रेन डेथ की समस्या आ जाती है। मतलब आपका जो मस्तिष्क है ना, वो मर जाता है, एक प्रकार से रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। तो एक ये डर है, इस डर की वजह से ट्रांसप्लांटेशन पर लोग अपना ध्यान कम दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का। ठीक है। देयर इज अपेरेंटली लिटिल इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर्स to pronounce brain death, as they are subjected to intimidation and lawsuits even if they follow well defined procedures for declaring brain death। ऐसा भी कई बार हुआ कि इंटरेस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं वो किडनी ट्रांसप्लांट में इतना कम इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि कई बार वो जब ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बाद ये परिणाम आता है कि ब्रेन डेथ हो जाता है। और उन्होंने बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड प्रोसीजर से सब कुछ फॉलो करते हुए उन्होंने ये प्रोनाउंस किया होता है कि हाँ ब्रेन डेथ हो गया, तब भी उनके खिलाफ बहुत सारे लीगल केसेस लगा दिए जाते हैं। तो ये भी कारण है कि वहाँ जो किडनी ट्रांसप्लांट है उस पर थोड़ा कम ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है। आगे समझिएगा। देयर इज assumption that the waiting list is not genuine and those on the waiting list may not get a chance to receive a kidney। ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, इस दुनिया में जो है ये जो अंग प्रत्यारोपण होता है, या इसको आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट बोलते हैं, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के दिमाग में एक बात बैठ चुकी है कि इसके लिए वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होती है। जैसे मान लीजिए किसी को किडनी की बहुत सख्त जरूरत है, उसको बहुत जल्दी जरूरत है, तो उसके दिमाग में आएगा अगर मैं किडनी ट्रांसप्लांट करवाऊंगा तो हो सकता है मेरी हालत तब तक बहुत खराब हो जाए और मुझे तब तक किडनी मिलेगा ही नहीं। तो ये जो वेटिंग लिस्ट की समस्या है उनके मन में ये डर बैठ चुका है कि वेटिंग लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी, मेरा नंबर आएगा ही नहीं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है किडनी ट्रांसप्लांट ना करवाने का। ठीक है। और उनको लगता है कि उनको चांस ही नहीं मिल पाएगा, कोई हमको किडनी दे दे अपनी। ठीक है। मोस्ट टर्शियरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन केरला डू नॉट हैव द कैपेबिलिटीज टू डू मोर देन वन ट्रांसप्लांट सर्जरी इन ए मंथ। मतलब कि केरला के बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट टर्शियरी लेवल के, मतलब कई प्रकार के हॉस्पिटल्स होते हैं। जैसे एक प्राइमरी होता है, प्राइमरी हॉस्पिटल्स होते हैं, सेकेंडरी हॉस्पिटल्स होते हैं और टर्शियरी हॉस्पिटल्स होते हैं। तो जो टर्शियरी हॉस्पिटल्स होते हैं वो इंटेंसिव केयर करते हैं, मतलब इंटेंसिव केयर करते हैं पेशेंट्स का। जैसे कि जो प्राइमरी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम क्या होता है, उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है किसी चीज का। और जो सेकेंडरी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें ऑपरेशन होते हैं, छोटे मोटे सर्जिकल ऑपरेशन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस ऑपरेशन नहीं होते हैं, या सीरियस ऑपरेशन भी होते हैं लेकिन उसमें ट्रांसप्लांट वगैरह नहीं होता, जैसे प्लास्टिक सर्जरी वगैरह नहीं होती। तो ये जो टर्शियरी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें ट्रांसप्लांट की व्यवस्था होती है। तो केरला का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है टर्शियरी लेवल पे, वो तकरीबन उनकी जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे केवल एक ही किडनी का वो ट्रांसप्लांट पूरे एक महीने में कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अवसंरचनात्मक विकास जो है वो उतने स्तर पर नहीं हो पाया जितने स्तर पर होना चाहिए था इनके लिए, मेडिकल मेडिकल इंजरीज वगैरह में, मेडिकल ट्रांसप्लांट में। तो उसकी भी एक समस्या है कि वहां पर एक मंथ में केवल एक ट्रांसप्लांट ही हो सकता है। ठीक है। फैमिली मेंबर्स ऑफ पोटेंशियल ऑर्गन डोनर्स ऑफन हेजिटेट टू कंसेंट टू डोनेशन एज द ऑर्गन्स गो टू हेल्प पेशेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो ऑर्गन डोनर्स होते हैं वो भी अपना अंग जो है दान करने में हेजिटेट करते हैं। दुनिया, ये टेंडेंसी है कि कोई अपना अंग जो है वो दान करना चाहता नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब हिंदू धर्म को अगर आप बेसिक मान के चले तो हिंदू धर्म में क्या होता है कि जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो उसको कटा मतलब उसके शरीर के कटे हुए हिस्से को जलाना ठीक नहीं समझा जाता, उसको सही नहीं मानते। तो अंग ट्रांसप्लांट में होता क्या है, जब आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा तो एक हिस्सा आपका तो निकाला ही जाएगा, तो लोगों को दिमाग में बात रहेगी कि उसके पास प्रॉपर जो है पूरा शरीर जो है नहीं था, उसमें कटाई छटाई हुई। तो ये भी एक हेजिटेशन का एक कारण हो सकता है, परंपरागत कारण हो सकता है।
और अगर इसको हम डेटा के रूप में देखें तो अगस्त 2022 में तमिलनाडु जो है उसने एक अवार्ड जो है प्राप्त किया, बेस्ट स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो तमिलनाडु ने एक अवार्ड रिसीव किया, कौन सा? सबसे बेहतरीन स्टेट है ऑर्गन का। ऑर्गन का मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट और उसके दान का, खास करके टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। और भारत में एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, उसी ने तमिलनाडु को यह अवार्ड दिया। ठीक है, दूसरी चीज समझिएगा, केरला गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ वॉलंटरी ऑर्गन डोनेशन एंड डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ। ठीक है, जब किसी का ब्रेन डेथ हो जाता है तो उसका ब्रेन तो काम करना बंद कर देता है, परंतु उसके शरीर के सारे अंग जो है वो काम करते हैं। ठीक है, सारे अंग क्या करते हैं? काम करते हैं। तो जब सारे अंग काम करेंगे उस तो आप ऐसे ऐसे आदमी का जिसकी डेथ हुई है, जिसका ब्रेन डेथ हुआ है, तो उसके अंग को तो आप डोनेट कर ही सकते हैं। तो केरल सरकार को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए जिससे कि वॉलंटरी ऑर्गन डोनेशन हो सके, मतलब स्वयं से लोग अपने मन से अपने अंगों को दान कर सकें। ठीक है, खास करके जब ब्रेन डेथ हो जाता है तो ब्रेन डेथ में सिर्फ ब्रेन काम नहीं करता, ब्रेन रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, बाकी और सारे अंग एकदम प्रॉपर अच्छे होते हैं, तो उनको डोनेट बड़े आराम से किया जा सकता है। ठीक है, ये मामला है पूरा। अब थोड़ा समझते हैं द आर्ट ऑफ कोलिविंग। एक नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं, जो जनजातियां हैं नॉर्थ ईस्ट की, उनके संबंध में कुछ आर्टिकल छपा हुआ है, खास करके वहाँ के डॉर्मेट्रीज के संबंध में एक आर्टिकल है। डॉर्मेट्री मतलब अगर आप समझेंगे, इसका मतलब होता है छात्रावास, हॉस्टल। छात्रावास होता है जहाँ पर बच्चे सीखने के लिए अपने घर से दूर रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ ट्राइब्स हैं जहाँ पर ये व्यवस्था है कि वो बाहर, मतलब अपने घर से बाहर रहते हैं, और कुछ नई स्किल और नई कौशल सीखने के लिए वो ऐसे डॉर्मेटरीज में रहते हैं। और हर ट्राइब का जो डॉर्मेटरी होता है उसका अपना अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? समाधि। ठीक है, इंतिवा। डॉर्मेटरी एक होता है इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, छात्रावास की तरह होता है, पैटर्नाइज बाय द ऑल ट्राइबल पीपल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ए डॉर्मेटरी इज अ कम्युनिटी लिविंग स्पेस, एक ऐसा सामुदायिक रहने वाला स्थान होता है जहाँ पर जो युवा होते हैं वो बहुत सारी लाइफ स्किल सीखने के लिए आते हैं, मोर अंडर एक्सपीरियंस हैंड। ठीक है, जो कि वहाँ के अनुभवी लोग हैं, उनसे क्या सीखने आते हैं? लाइफ स्किल सीखने आते हैं। ठीक है, लाइफ स्किल कि जीवन में कैसे कैसे रहना है, कैसे कमाना है, क्या क्या एम्प्लॉयमेंट करने के लिए बहुत सारी लाइफ स्किल की जरूरत पड़ती है, तो वही सीखने के लिए डॉर्मेटरीज में आते हैं। द स्किल रेंज फ्रॉम आर्ट, ये कला से संबंधित, शिल्प से संबंधित, ये मतलब कला से लेकर के शिल्प, टू डिस्कसिंग व्हाट टू लुक फॉर इन लाइफ पार्टनर, मतलब अपने जीवन साथी में क्या क्या हमको देखना चाहिए, क्या तलाशना चाहिए। तो दो तीन चीजें, एक तो आर्ट सीखते हैं यहाँ पर, दूसरा क्राफ्ट सीखते हैं, तीसरा ये भी कि अपने लाइफ पार्टनर में हमको क्या देखना चाहिए। ठीक है, व्हाट लुक इनटू लाइफ पार्टनर, मतलब जीवन साथी को खोजने से पहले ही क्या उनके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, कैसे मैच होगा, ये सब देखते हैं। ठीक है, इट इज वेयर द यूथ कम टुगेदर फॉर द कॉमन गुड। कॉमन गुड मतलब सबकी सबके अपने अपने हित होते हैं। एंड द प्रोसेस हेल्प्स डेवलप ए सेंस ऑफ कम्युनिटी, जिससे उनके अंदर क्या पैदा होता है? एक समुदाय की भावना उत्पन्न होती है। द एज ऑफ द मेंबर्स इन दीज यूथ डॉर्मेटरीज वेरीज फ्रॉम ट्राइब टू ट्राइब। यहाँ जो ट्राइब, अलग अलग ट्राइब में ये जो युवा मतलब माने जाते हैं, जिनका उम्र वो अलग अलग माना गया है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया। ये था आर्टिकल जो है कि कैसे डॉर्मेटरीज या छात्रावास में जो है अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। अब जैसे कुछ डॉर्मेटरीज जो हैं उनका नाम अलग अलग है, जैसे हर ट्राइब का नाम अलग अलग होता है। जैसे घोतुल एक डॉर्मेटरी है, घोतुल उसका नाम होता है। ये किस जनजात का है? ये मुरिया जनजात का है। ठीक है, मुरिया जनजाति जो है उसकी जो डॉर्मेट्री है उसका नाम क्या है? उसका नाम है घोटुल। ठीक है, दूसरा देखिएगा एक मोरुंग होता है। मोरुंग छात्रावास या डॉर्मेट्री है जो कि नागा जनजाति का है। ठीक है, नागा ट्राइब का है। कई बार मिलान करने के लिए दे सकता है आपको पेपर में कि जो डॉर्मेटरीज हैं उनको उस पर्टिकुलर ट्राइब से आप मिलाइए। ठीक है, एक और है नाइड्रोंग, एक जनजाति है। ठीक है, सॉरी, नाइड्रोंग एक डॉर्मेट्री है जो कि दिमसा कचारी जनजाति का है।
डिमसा कचारी जनजाति का है ये, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम है, जैसे कि धुमकुरिया एक जगह है, डॉर्मेट्री है, उसका नाम है धुमकुरिया, ठीक है। धुमकुरिया जो है वो ओरांव जनजाति का है, ओरांव जनजाति का, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ये डॉर्मेट्रीज हैं, अलग अलग ट्राइब ग्रुप्स के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। ये कई बार मिलाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब थोड़ा सा कुछ टाइगर्स के बारे में समझ लेते हैं, कुछ मुद्दा, ठीक है। टाइगर के बारे में समझते हैं। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है उसको समझिएगा। दुनिया का पहला मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी इन उड़ीसा, मतलब दुनिया का पहला मेलेनिस्टिक जो टाइगर सफारी है वो कहाँ है, वो उड़ीसा में खोला गया है। और उड़ीसा इज सेट टू अनवील द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी नियर द सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है वहां पर दुनिया का पहला मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी खोला जा रहा है। उड़ीसाज विजन फॉर द मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी। अच्छा समझिएगा कि जो उड़ीसा का विजन है वो क्या है मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी के संबंध में, और सब उसके बाद समझिएगा मेलेनिज्म होता क्या है और मेलेनिस्टिक टाइगर क्या होते हैं। तो मेलेनिज्म इज अ जेनेटिक कंडीशन that result in increased melanin production leading to black or nearly black skin, feathers और hair in animals। देखिए मेलानिन के बारे में समझिएगा। मेलानिन एक पिगमेंट होता है हमारे शरीर में, एक वर्णक होता है जिसकी उपस्थिति में अगर वो हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है तो उससे हमारी जो स्किन होती है ना, स्किन जो होती है उसको डार्क करने के लिए जाना जाता है। स्किन डार्कनिंग में इंपॉर्टेंट रोल यूज इसका है, स्किन डार्कनिंग करता है। और अगर यही मेलानिन जो है एनिमल्स में पाया जाएगा, खास करके अगर टाइगर में पाया जाता है तो उनके जो हेयर है, ठीक है, उनके जो हेयर है मतलब बाल जो होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे, ठीक है। तो जब डार्क हो जाएंगे उनके हेयर तो उन्हीं को बोलेंगे हम मेलेनिस्टिक टाइगर, ठीक है। खास करके ब्लैक हो सकते हैं, ब्लैक मतलब ये देख रहे हैं आप, इसमें आप जो ये ब्लैक कलर देख रहे हैं ये किसकी वजह से, मेलानिन की वजह से, ठीक है। मेलानिन क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी स्किन को क्या कर देता है, और ज्यादा डार्क करने में मदद करता है। और आगे देखिएगा, द रॉयल बंगाल टाइगर्स ऑफ सिमलीपाल बोस्ट अ डिस्टिंक्टिव लीनियज विथ elevated melanin levels giving rise to black and yellow interspersed stripes making them pseudo melanistic। मतलब उनको देखने में लगता है कि ये क्या कहते हैं मेलेनिस्टिक है, लेकिन वहां शब्द क्या इस्तेमाल किया गया, स्यूडो। स्यूडो मतलब क्या होता है, स्यूडो मतलब फाल्स एक प्रकार से होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 के आधार पर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हाउसेज सो 16 टाइगर्स विथ 10 ऑफ देम डिस्प्लेइंग मेलेनिस्टिक ट्रेट्स। मतलब कि 16 टाइगर्स हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, जिसमें से 10 जो हैं वो मेलेनिस्टिक ट्रेट्स हैं, मतलब जो उनकी प्रजातियां हैं उनके जो लक्षण हैं वो कौन से दिखा रहे हैं, मेलेनिस्टिक ट्रेट्स हैं। वही मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है, इस वजह से उनके जो हेयर का कलर है वो या तो ब्लैक होगा या तो नियरली ब्लैक कलर हो जाएगा। अब लोकेशन ऑफ सफारी, जो लोकेशन है, स्पैनिंग अप्रॉक्सीमेटली 200 हेक्टेयर नियर धनबाद बालासोर नेशनल हाईवे 18। मतलब धनबाद बालासोर नेशनल हाईवे 18 के करीब में तकरीबन 200 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। और द सफारी साइट लाइज इन क्लोजली प्रॉक्सिमिटी टू STR, मतलब सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के क्लोज में है, प्रोवाइडिंग ए लैंडस्केप स्किन टू एकिन टू सिमलीपाल। आगे देखिएगा, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में क्या हुआ था, 3 मेलेनिस्टिक टाइगर्स फ्रॉम नंदकानन जू, मतलब नंदकानन जू से शुरू में 3 मेलेनिस्टिक टाइगर्स जो हैं along with rescued और orphan tigers will occupy the open enclosure of the safari। मतलब शुरू में इतनी ही संख्या थी इनकी फिर बाद में वो और बढ़ गए। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जो ऑब्जेक्टिव है ये है, इट एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन नीड्स ऑफ मेलेनिस्टिक टाइगर्स। मतलब ये जो पूरा जो वर्ल्ड फर्स्ट मेलेनिस्टिक सफारी खोला गया उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये अवेयरनेस बढ़ाता है लोगों में मेलेनिस्टिक सफारी के कंजर्वेशन का, कि उनको कैसे संरक्षण किया जाए, उनके संरक्षण के लिए एक प्रकार से अवेयरनेस फैलाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्चर्स एंड enthusiasts टू engage with these rare big cats। और ये जो क्या करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किन के लिए, रिसर्चर्स के लिए,
कि वो रिसर्च कर सके इनके बारे में, क्योंकि ये रेयर टाइगर्स हैं, बड़े बड़ी बिल्लियां हैं। बिग कैट्स एक प्रकार की क्या है, बिग कैट क्या होते हैं, ये एक प्रकार की वो है वो है कैटेगरी है, जिसमें सारे जैसे लॉयन आ जाएगा, चीता आएगा और टाइगर आएंगे, ये सब बिग कैट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये रेयर बिग कैट के बारे में जो है जानकारी प्रदान करता है, एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप उनके बारे में और ज्यादा जानकारी और ज्यादा अवेयर हो सके। ठीक है, ये पूरा मामला है, आगे समझिएगा। अप्रूवल कहाँ से मिलता है, मतलब ये जो मेलनिस्टिक टाइगर टाइगर सफारी, इसको अप्रूवल कहाँ से मिला? द प्रोजेक्ट necessitates approval from the Central Zoo Authority and other regulatory bodies overseeing wildlife initiative in the country. A National Tiger Conservation Authority, जिसको आप NTCA बोलते हैं, ये NTCA बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, कमेटी विल आल्सो कंडक्ट a feasibility study of the proposed site before granting final clearance. अब टाइगर के बारे में थोड़ा समझिएगा। इसका नाम क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसको हम बोलते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। ये भारत का क्या है, नेशनल एनिमल है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, रॉयल बंगाल टाइगर। सब स्पीसीज ऑफ जो इसकी सब स्पीसीज है वो कौन कौन सी है? द कॉन्टिनेंटल, जिसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस, और दूसरा क्या है, द सुंडा, पैंथेरा टाइग्रिस सुंडेसिया, सुंडा लैंड में पाया जाने वाला, इसका नाम द सुंडा है। हैबिटाट इनका क्या होता है, हैबिटाट इनका है ट्रॉपिकल, इनका हैबिटाट होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, मैंग्रोव स्वैम्प्स एंड ग्रासलैंड एंड सवाना। यहाँ इन सारे हैबिटाट्स में ये जो टाइगर्स हैं पाए जाते हैं। और कंट्रीज वेयर टाइगर पॉपुलेशन इज फाउंड, मतलब ऐसे देश जहां पर टाइगर पाया जाता है। एक तो इंडिया, आपको पता है इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार, रसिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ये सारी जितनी कंट्रीज हैं वहां पर टाइगर पाए जाते हैं। एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट बाई IUCN, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज का एक रिपोर्ट है, जिसमें यह बताया गया है कि टाइगर हैज गॉन एक्सटिंक्ट इन कंबोडिया, मतलब कंबोडिया जो है, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर टाइगर क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। जैसे कि कंबोडिया, कंबोडिया में विलुप्त हो चुका है। दूसरा लाओस में विलुप्त हो चुका है, और वियतनाम में भी जो है विलुप्त हो चुका है। ये इन सारी जगहों से क्या हो गए हैं, टाइगर खत्म हो चुके हैं। अब इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, ये IUCN की रेड लिस्ट में है, जिनमें ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में गिने जाते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनकी संख्या या तो बहुत तेजी से कम हो रही हो, या उनका शिकार हो रहा हो, उनका प्रेडेशन हो रहा हो, उस वजह से उनकी कमी आ रही है, या फिर उनके इन्वायरमेंटल हैबिटाट में कोई समस्या आ रही है, जैसे मानवीय हस्तक्षेप के कारण अगर वहां का पर्यावरण पर्यावरण जो है खराब हो रहा है, उस वजह से भी ऐसी दिक्कत आ सकती है। साइट्स एक और ऐसी संस्था है जो अपेंडिक्स फर्स्ट में रखती है, और जो भारत का WPA 1972 है, मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसके शेड्यूल फर्स्ट में जो है टाइगर को रखा गया। ये भी एक इंडेंजर्ड स्पीसीज के ही कारण इसको शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया। ठीक है, अब कंजर्वेशन एफर्ट क्या है, कौन कौन से कंजर्वेशन एफर्ट चलाए गए हैं? तो एक इंटरनेशनल कंजर्वेशन एफर्ट है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA इसको बोलते हैं, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स, जो 7 बड़ी बिल्लियों की जो प्रजाति है उनमें क्या, पहला नाम क्या है, टाइगर है। आप ये भी समझ लीजिए बड़ी बिल्लियां जो है कौन कौन सी होती हैं, एक तो टाइगर है, दूसरा लॉयन, ठीक है, तीसरा लेपर्ड है, चौथा क्या है, स्नो लेपर्ड है, जिसको आप तेंदुआ बोलते हैं, हिम तेंदुआ, ये हिम तेंदुआ है और ये तेंदुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, चीता हो गया, चीता हो गया, उसके बाद जगुआर हो गया, जगुआर, और प्यूमा। ठीक है, ये भारत द्वारा लॉन्च किया गया है प्यूमा जो है। तो ये 7 पूरी 7 कैटेगरीज हैं बिग कैट्स की। ठीक है, अब TX2 एक कैंपेन है भारत के द्वारा चला गया, या WWF द्वारा चलाया गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। उसमें भारत भी भागीदार है और भारत ने बहुत शानदार काम किया, इसलिए भारत को TX2 पुरस्कार भी मिला था 2022 में। तो क्या है TX2 कैंपेन, लॉन्च बाय WWF, स्टैंड फॉर टाइगर टाइम्स 2, मतलब टाइगर की संख्या को दोगुना बढ़ा देना। ठीक है, सिग्नलिंग द गोल टू डबल द टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022। तो भारत ने 2022 तक अपने टाइगर पॉपुलेशन को डबल कर दिया था, इसलिए भारत को TX2 और खास करके कर्नाटक को शायद TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA जो है, ये किसके अंतर्गत बनी थी? NTCA जो है
वो WPA 1972 मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको बनाया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लॉन्च किया गया था। और टाइगर सेंसस मतलब टाइगर की जनगणना होती है हर साल में, हर 4 साल में करवाई जाती है। ये महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां थी टाइगर के बारे में। ठीक है, आगे समझते हैं। अब कुछ और कलर वेरिएंट्स समझते हैं टाइगर्स के। ठीक है, जैसे देख रहे हैं ये नॉर्मल वेरिएंट है, नॉर्मल है। ये व्हाइट टाइगर है, ये व्हाइट स्ट्रिपलेस है, मतलब इस पे आपको कोई ऐसा निशान नहीं दिखेगा। और गोल्डन स्ट्रॉबेरी है, ये भी देख लीजिए। स्यूडो मेलेनिस्टिक, जो देखकर लगेगा मेलेनिस्टिक है, लेकिन ये स्यूडो मेलेनिस्टिक है, मतलब असल में मेलेनिस्टिक नहीं है। इसको ब्लैक आप बोल सकते हैं। एक व्हाइट स्यूडो मेलेनिस्टिक है। ये बहुत सारे वेरिएंट्स हैं टाइगर के। ठीक है, ऑरेंज विथ ब्लैक और ब्राउन स्ट्रिप्स, दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज टाइगर कलरेशन, दैट इज द रॉयल रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, अब आगे देखिएगा। ईच टाइगर स्ट्राइप पैटर्न इज यूनिक, मतलब जितने भी टाइगर हैं इनकी जो यहाँ लाइनिंग बनी होती है वो सब क्या होती है, यूनिक होती है। मतलब एक दूसरे से वो मेल नहीं खाती, अलग होती है, यूनिक होती है। सर्विंग एज ए फॉर्म ऑफ कैमोफ्लेज इन दियर नेचुरल हैबिटेट। व्हाइट टाइगर्स क्या होते हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज सेपरेट सब स्पीसीज। द कलर ऑफ द व्हाइट टाइगर फर इज द रिजल्ट ऑफ ए जेनेटिक म्यूटेशन कॉल्ड ल्यूसिज्म। ल्यूसिज्म नामक एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इनका कलर क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। ठीक है, ये आपका पूरा मामला था टाइगर्स के बारे में, उनके कुछ अलग से कलर डिवीजन थे। ठीक है, अब ल्यूसिज्म क्या होता है, ल्यूसिज्म इज अ जेनेटिक कंडीशन दैट रिजल्ट इन रिड्यूस्ड पिगमेंटेशन इन एनिमल। मतलब जो एनिमल्स होते हैं उसमें जो पिगमेंटेशन आपने कलर कलर का देखा होगा, बहुत कलर का पिगमेंटेशन, ये पिगमेंटेशन क्या होता है, ये पिगमेंटेशन कम हो जाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ल्यूसिज्म। ठीक है, इसी को बोलते हैं ल्यूसिज्म। काजिंग देम टू हैव व्हाइट आर पेल कलर्ड स्किन, फेदर्स, फर आर स्केल्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि इनके आप कहीं भी इनको जो है लाइनिंग वाला कोई वो फेदर या कोई कलर इनके हेयर का नहीं देख पाएंगे, क्योंकि क्या हो गया, इनको ल्यूसिज्म हो गया। ठीक है, ल्यूसिज्म की वजह से क्या हो गया, पिगमेंटेशन रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अब गोल्डन टाइगर्स क्या होते हैं, दे आर आल्सो नॉट कंसिडर्ड एज सब स्पीसीज ऑफ टाइगर बिकॉज देयर गोल्डन कलर वेरिएशन इज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिसेसिव जीन। इनके अंदर एक रिसेसिव जीन पाया जाता है, जो गोल्डन टाइगर्स जो होते हैं उनके अंदर एक रिसेसिव जीन पाया जाता है जिसकी वजह से उनका कलर क्या हो जाता है, गोल्डन हो जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वाइट बैंड। क्या इसको बोलते हैं, वाइट बैंड बोलते हैं। ठीक है, आगे दिखेगा। द वाइड बैंड जीन रिड्यूसेस मिलेनिन प्रोडक्शन। जो वाइड बैंड जीन होता है ना, वो मिलेनिन के प्रोडक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ हेयर ग्रोथ। मतलब इनके हेयर ग्रोथ के टाइम पर मिलेनिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। इस वजह से आपको देखेंगे कि आप इनका जो कलर है वो डार्क नहीं दिखेगा, आपको कलर क्या है, डार्क नहीं दिखेगा। ठीक है, रिसेंटली इट वॉज स्पॉटेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क। अभी जल्दी ही ये कहाँ पाया गया था, काजीरंगा नेशनल पार्क। बहुत ही खूबसूरत दिखता है, अगर आप चाहें तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं ऐसे टाइगर्स। ठीक है, इनको बोलते हैं गोल्डन टाइगर्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेक्चर ये करंट अफेयर का शो पसंद आया होगा। ठीक है, तो फिर आपसे मिलेंगे अगले करंट अफेयर शो के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ऐसे ही देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, जिससे कि और लोगों को भी ये बात पता चले और लोगों के पास ये करंट अफेयर की न्यूज़ पहुंचे, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीसीएससी एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, थैंक यू।